जो 143.3 है ये बात करता है प्रिंसिपल असर्शंस का। प्रिंसिपल असर्शंस, असर्शंस का बेसिक मतलब होता है अजम्पशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं हाय आई एम अ चार्ट अकाउंटेंट, हाय आई एम अ कॉस्ट अकाउंटेंट, अगर मैं ऐसा कहता हूं तो उसके पीछे का अजम्पशन क्या है? भैया ये आदमी जो ये कह रहा है वो टैलेंटेड है, हार्डवर्किंग है, डेडिकेटेड है, स्मार्ट है, इन्फ्लुएंशियल है, रिच है, पावरफुल है, टैक्टफुल है, क्लियर हेडेड है और एकदम गोल ओरिएंटेड है, वैसा बोलना चाहता है। मतलब उसके पीछे का इफेक्ट है यार। इन शॉर्ट प्रोफेशनल बंदा है भाई, हल्के में मत लियो, ऐसा हम कहना चाहते हैं। और जब हम लोग कहते हैं कि भैया मैंने ऑडिट कर दी है, मैंने पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर दिए हैं, अगर मैं ऐसा कहता हूं इसका मतलब यह है एक, मैंने सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर ली थी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर थे, ब्रांच ऑफिस के भी अकाउंट्स हमें रिसीव हो गए थे, बैलेंस शीट और पीएनएल बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अनुसार हैं, कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का पालन कर रही है। ध्यान से समझना, पहले समरी है ये। जहां जहां पे एडवर्स इफेक्ट है ऑडिटर ने अपनी टिप्पणियां दे दी है। अगर डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड है सेक्शन 164 में तो भी हमने बता दिया है कि डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड है। कोई भी क्वालिफिकेशन रिजर्वेशन जो भी कोई आपत्ति ऑडिटर को हो तो वो भी बता दी है। प्रॉपर फाइनेंशियल कंट्रोल है और कोई भी मैटर एज में भी प्रिस्क्राइब वो भी बता दिया गया है। इन शॉर्ट मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं कहता हूं कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर दी है, उसका मतलब है कि हमने सारी इंफॉर्मेशन ले ली है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर है, ब्रांच ऑफिस के अकाउंट्स रिसीव हो गए हैं, बैलेंस शीट और पीएनएल बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अनुसार हैं, एएस का हमने कॉम्प्लायंस कर दिया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पालन कर रहे हैं, जहां जहां पे एडवर्स इफेक्ट है वो बता दिया है, डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई है सेक्शन 164 में वो बता दिया है, क्वालिफिकेशन रिजर्वेशंस बता दिए हैं, प्रॉपर कंट्रोल है कि नहीं, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल वो बता दिया है, और अदर मैटर एज में भी प्रिस्क्राइब। ये है अजम्पशंस। क्या चीज के अजम्पशंस हैं? कि भैया हमने ऑडिट कर ली है। अब ये तो क्या था, मैंने समरी में बताया था सर, देखो ये समरी है, इसके डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है, जो तुम लोग को दिखाई देगा कि देखो साहब सारी इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन मैंने रिसीव कर लिया है, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए हुए हैं, ब्रांच ऑफिस के अकाउंट्स हमें रिसीव हो गए हैं, बैलेंस शीट और पीएनएल बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अनुसार है, सब मैं नया थोड़ी कहाँ से लाऊंगा, फाइनेंस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का कॉम्प्लायंस हुआ हुआ है, जहां जहां पे एडवर्स इफेक्ट है ऑडिटर ने बता दिया है, डायरेक्टर अगर डिस्क्वालीफाई है 164 में बता दिया है, जो एडवर्स रिमार्क्स थे वो एडवर्स रिमार्क्स ऑडिटर के वो भी बता दिए गए हैं, प्रॉपर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है या नहीं है, ये सब कुछ बताया हुआ है दोस्त। अदर मैटर एज में प्रिस्क्राइब वो हमेशा लास्ट मुद्दा होता है, जो लॉ हमेशा ऑप्शन खुला रखता है कि लॉ जब जो चाहे उस पॉइंट को जोड़ सकता है। पर सर क्या ऐसा पॉसिबल है कि 143.3 किसी को लागू हो और किसी को लागू ना हो? कैन इट बी पॉसिबल? यस इट कैन बी पॉसिबल, ऐसा संभव है कि 143 सबसेक्शन 3 किसी को लागू हो और किसी को लागू ना हो। सर वो कैसे होगा? वो देखो ऐसे होगा, ये 143.3 जो है ये उन प्राइवेट कंपनियों को नहीं लगेगा जो ओपीसी हो या स्मॉल हो। जो 143.3 है, ये 143.3 जो है ये ओपीसी और स्मॉल को लागू नहीं होगा, ओपीसी और स्मॉल को लागू नहीं होगा, या उस प्राइवेट कंपनी पे लागू नहीं होगा जहां पे टर्नओवर 50 करोड़ से कम है। राइट? अबे जाने दो ना यार, कितना चेकिंग करेंगे तुम यार, उधर ये अजम्पशंस हम नहीं मानेंगे। मतलब अगर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते तो ये अजम्पशन हम ले लेते हैं, पर अगर आप ओपीसी हैं, आप स्मॉल हैं, या आप वो प्राइवेट कंपनी है जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से कम है और उसकी बोरोइंग्स एंड उसकी बोरोइंग्स 25 करोड़ से कम है, तो भैया हम तुम्हारे लिए इस अजम्पशन को अज्यूम नहीं करेंगे, तुम्हारे लिए ये अजम्पशन माना नहीं जाएगा। सच अदर मैटर एज में बी प्रिस्क्राइब, वो तो था ही था। तो भैया 143.3
143 सबसेक्शन 3 कहता है कि ये जो रूल है वो प्राइवेट कंपनी पे लागू नहीं होगा जो ओपीसी हो, स्मॉल हो, टर्नओवर 50 करोड़ से कम है एंड बोरोइंग्स 25 करोड़, उन प्राइवेट कंपनियों पे ये रूल लागू नहीं होगा। तो सर असर्शंस जो है वो आखिरकार कहना क्या चाहते हैं? असर्शंस वापस से कहता हूं, ये सिर्फ एक अजम्पशन है जो हर व्यक्ति बिना बताए लेगा ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जैसे अगर ऑडिटर ये शब्द कहता है कि मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर दी है, तो उसके पीछे अगर वो कहता है मैंने कर दी, इसका मतलब है उस ऑडिटर ने उसको करने के लिए सारी इंफॉर्मेशन ले ली, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बराबर है, ब्रांच ऑफिस के अकाउंट रिसीव हो गए हैं, बैलेंस शीट पीएनएल बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अनुसार है, एएस का कॉम्प्लायंस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कॉम्प्लायंस हो गया है, एडवर्स इफेक्ट जो था वो बता दिया है, डायरेक्टर डिस्क्वालिफिकेशन बता दिया है, रिजर्वेशंस बता दिए हैं और इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की डिटेल दे दी है, जो भी मैटर था सब कुछ इन्फॉर्म कर दिया है। ये उसके पीछे के अजम्पशंस होते हैं 143(3) जो हमने डिस्कस किया। अब 143 मतलब इसके अंदर एक रूल आया है, रूल नंबर 11 जो इंट्रोड्यूस किया गया है, वो कहता है इसके साथ साथ थोड़ा सा और बता दो, अगर तुम्हारी कंपनी के ऊपर कोई पेंडिंग लिटिगेशन चल रहा हो, अरे कोई केस वेस चल रहा है जिसके कारण से तुम्हारी कंपनी पे बहुत बड़ी पेनल्टी आ सकती हो, तो वो बता दो हमें, कोई पेंडिंग लिटिगेशन है फाइनेंशियल पोजीशन पे तो वो इन्फॉर्म कर दो। कोई मटेरियल फोर्सिएबल लॉसेस है क्या जो अभी हो सकते हैं और आपकी कंपनी को प्रभावित कर सकते हैं, वो इन्फॉर्म कर दो, मटेरियल फोर्सिएबल लॉसेस। अगर कोई डिले हुआ है इन ट्रांसफरिंग अमाउंट, तो डिले इन ट्रांसफरिंग अमाउंट क्या है? इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, वो डिविडेंड का पैसा नहीं होता जहां जाता है, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, उसमें डालने में कोई डिले किया हो तो बता देना। कोई पेंडिंग लिटिगेशन, लिटिगेशन मतलब कोई केस वेस चल रहा हो तो बता देना। कोई फोर्सिएबल लॉसेस आने वाले टाइम पे आपको होने वाला है तो बता देना। ये कहानी आती है रिलेशन टू 143 सबसेक्शन 4 में तो कुछ नहीं है। आप जो भी कुछ बोलोगे उसका रीजन तो दोगे कि नहीं दोगे? अगर आपने बोला है मेरे हिसाब से ये गलत है, अरे मैं तो कहता हूं मोदी चोर है, अब मैं अगर ऐसा कहता हूं तो मुझे कारण देना पड़ेगा, वरना मुझ पे मानहानि का केस लग सकता है। क्या लगा रखा है यार, मन मर्जी से जो मन में है आप बके जा रहे हो, तो रीजन देना पड़ता है। प्रोफेशनल आदमी हो तुम। 143 इज आंसर्ड इन द नेगेटिव और विद अ क्वालिफिकेशन, द रिपोर्ट शैल स्टेट द रीजन। आप कुछ भी नेगेटिव बोलोगे तो आपको रीजन देना पड़ेगा। 143 सबसेक्शन 4 कहता है, ठीक है। तो 143(3) हो गया अजम्पशंस, 143(4) हो गया रीजंस। अब आता है 143(5), 6 और 7। 5, 6 और 7 जो है वो गवर्नमेंट से जुड़ते हुए रूल्स हैं, यानी 5, 6 और 7 है तो अलग अलग, पर सब कुछ किससे जुड़ता हुआ है? गवर्नमेंट कंपनी से। जैसे ये क्या कहता है, गवर्नमेंट कंपनी में ड्यूटीज क्या है? गवर्नमेंट कंपनी के अंदर सीएजी ऑडिटर को अपॉइंट करेगा। ओके ना, ये तो पता था ना हमको कि सीएजी अपॉइंट करेगा। गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिटर सीएजी अपॉइंट करेगा। ऑडिटर जो भी अपॉइंट हुआ है वो अपनी रिपोर्ट किसको देगा? सीएजी को देगा। किसके इशारों पे काम करेगा? सीएजी के इशारों पे काम करेगा। जो भी एक्शंस है वो एक्शंस उसके हिसाब से लेगा। इट्स इम्पैक्ट ऑन द अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या प्रभाव पड़ा है कोई भी चीज का, वो सीएजी को इन्फॉर्म करेगा। अब राइट ऑफ सीएजी टू कंडक्ट सप्लीमेंट्री ऑडिट। व्हाट इज सप्लीमेंट्री ऑडिट? इसको हिंदी में कह सकते हैं दोबारा ऑडिट। अरे भाई हमने पहले एक ऑडिटर अपॉइंट किया यार, वो जो ऑडिटर अपॉइंट हुआ ना बिक गया वो यार, अब वो जाके गवर्नमेंट कंपनी में जाके उसको कुछ पैसे वैसे मिल गए होंगे या कुछ गलत जो भी हुआ, पर उसने रिपोर्ट कुछ अलग ही दे दी जो हमें पता है यार, ये वो बोल रहा है एकदम सही है, हो ही नहीं सकता सही, और मेरे को उसी की रिपोर्ट पे डाउट है। अब अपना आदमी है, उसी ने अगर गलत कर दिया तो फिर हम क्या करें? लॉ एक पावर देता है, एक एडिशनल पावर दिया है, अगर तुम्हारे ऑडिटर से, देखो आप सीएजी थे, आपने एक ऑडिटर अपॉइंट किया, गवर्नमेंट कंपनी में भेजा, उसने ऑडिट की, उसने रिपोर्ट दी। अब आदमी तुम्हारा था पर तुम उसकी रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हो, तो तुम दोबारा से ऑडिट करा सकते हो, और
उस दोबारा ऑडिट को सप्लीमेंट्री ऑडिट कहा जाता है। सीएजी शेल विदिन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, उसके पास अधिकार है कि वो दोबारा ऑडिट करा सकती है। वो तो दोबारा ऑडिट कराएगी, कंडक्ट करेगी सप्लीमेंट्री ऑडिट। तो दोबारा जब ऑडिट करेंगे तो वापस से वो पुराने वाले को ही रखेंगे, अबे वो तो बिक गया था यार, नहीं, अब उसकी जगह पे नया वाला आएगा। तो उस व्यक्ति से करवाएंगे जो भी उसको सही लगता हो, और फॉर द पर्पज ऑफ सच ऑडिट रिक्वायर सच इन्फॉर्मेशन या एडिशनल इन्फॉर्मेशन, और वो ऑथराइज करेगी उसको, और वो अपनी रिपोर्ट किसको देगा, सीएजी को देगा। किसके अनुसार ऑडिट करेगा, सीएजी के अनुसार ऑडिट करेगा। वो कमेंट करेगा या सप्लीमेंट करेगा उस ऑडिट रिपोर्ट को। एनी कमेंट्स गिवन बाय सीएजी that the audit report shall be sent by the company to every person entitled to copies under section 136 and also be placed before the AGM। बोले ना भाई, सुन, ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा तो जो नया वाला ऑडिटर आया है, सप्लीमेंट्री ऑडिटर, वो ऑडिट रिपोर्ट बना के किसको देगा, सीएजी को देगा। कितने समय, रीजनेबल पीरियड में देगा, और फिर सीएजी उसके हिसाब से अपनी ओपिनियन देगा। अब सवाल है, सर अगर वो सेकेंड वाला भी बिक गया तो? नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। कारण क्या है, हम दूध के जले छाछ भी फूक फूक के पियेंगे, कोई बार बार आपको मौका थोड़ी मिलेगा। एक बार हो गया तो एक बार आप सप्लीमेंट्री ऑडिट करवा सकते हो, ऐसे बार बार नहीं करा सकते। तो बट ऑफ कोर्स है कि वो संतुष्टि होगा, क्योंकि इसके ऊपर लॉ ने कोई प्रावधान नहीं बताया है। वो अपनी रिपोर्ट देगा और फिर उसके हिसाब से सीएजी जो है वो अपनी ओपिनियन प्रेजेंट करेगा। तो ये कहानी आती है सबसेक्शन 6 और 7 सप्लीमेंट्री ऑडिट की, और सीएजी की ड्यूटीज के अनुसार वो अपने ऑडिट करेगा और रिपोर्ट देगा ऑफ सच टेस्ट ऑडिट। टेस्ट ऑडिट का मतलब क्या हुआ, सैंपल ऑडिट। जो भी उसने ऑडिट की, सैंपलिंग की, वो सबकी अपनी रिपोर्ट सीएजी देगा। यहाँ भाई मैंने ये सैंपलिंग चेक किया, इसके अनुसार मैंने काम किया। तो देखो मैं आपको सिंपल बताऊं तो हम लोगों ने अभी क्या क्या देखा। हम लोगों ने अभी सबसे पहले देखा 143 सबसेक्शन 3, ये तो असर्शंस था, प्रिंसिपल असर्शंस, कि भैया मैंने ऑडिट कर ली है, उसके पीछे का असम्पशन क्या है, इन्फॉर्मेशन ले ली है, बुक्स चेक कर लिए, ब्रांच से अकाउंट्स मिल गए। 143(4) में क्या था, रीजन देना पड़ेगा। अगर आप कुछ गलत बोलते हो, आप बोलते हो नेगेटिव कि हाँ ये ढंग से काम नहीं हुआ, तो रीजन दो, आप कैसे बोला आपने ऐसा। फिर 5 के अंदर सीएजी के पास पावर है, वो चेकिंग वेकिंग करेगा। 6 और 7, ये जो 6 और 7 है, ये सप्लीमेंट्री ऑडिट और टेस्ट ऑडिट के बारे में बात करता है। सप्लीमेंट्री ऑडिट क्या, दोबारा ऑडिट, मैं दोबारा करवा सकता हूँ। टेस्ट ऑडिट में सैंपलिंग आएगा। आई होप मेरा ये वाला पॉइंट आप लोग को एकदम क्लियर हुआ होगा, क्योंकि अगर ये क्लियर है तो मैं अगले हिस्से पे जा रहा हूँ, वो है 143 सबसेक्शन 8, और ये बात करता है ब्रांच ऑडिट का। दोस्तों ब्रांच ऑडिट 143 सबसेक्शन 8 ब्रांच ऑडिट की बात करता है। देख भाई, जो ब्रांच ऑडिटर होता है ना, वो भी कोई चल्लो पल्लू नहीं होता है, वो भी सीए ही होगा, वो आईसीआईसी होगा, सारे नियमों का पालन करेगा। पर इसमें कुछ रूल्स है जो हमको ध्यान रखने पड़ेंगे। अब वैसे तो सारी जो मेन जिम्मेदारी होती है वो मेन ऑडिटर की होती है, पर अब साहब सपोज करो 1000 ब्रांचेस है कंपनी के, अब सारे के सारे मैं थोड़ी अकेला चेक करूंगा, मैं तो मेन ऑडिटर हूँ, मेरे को तो हेड ऑफिस मिला हुआ था। तो भैया देखो, ब्रांच ऑडिटर ब्रांच की जिम्मेदारी उठाता है। इसके लिए एक ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बनाया ऐसे 600, ऐसे का मतलब है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 600। ये ब्रांच ऑडिटर के ऊपर बनाया है, जो ये स्पष्ट रूप से बताता है कि अगर ब्रांच के काम में गलती निकली तो, अगर ब्रांच के काम में गलती निकली तो ब्रांच ऑडिटर जिम्मेदार ब्रांच ऑडिटर होगा। स्पष्ट रूप से बता रहा है, बहुत ध्यान से देखना। 143 सबसेक्शन 8 और ऐसे 600 बहुत इंटरेस्टिंग है, देखते जाना इधर। देखो 143 सबसेक्शन 8 ब्रांच ऑडिट क्या कहता है। देखो भाई, ब्रांच अगर इंडिया में है तो मेन ऑडिटर ऑडिट कर सकता है, या आप किसी और को भी ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हो जो भी क्वालिफाइड है, वही सीए ही होगा। फिर अगर आउटसाइड इंडिया है तो भी मेन ऑडिटर कर सकता है, या वहां का ऑडिटर, वहां का मतलब यूके होगा तो एसीसीए, यूएस होगा तो सीपीए, ऐसे जो भी वहां का ऑडिटर होगा वो ऑडिट कर सकता है। ठीक है। अब
ब्रांच ऑफिस क्या होती है? जहां पे कंपनी काम करती है उसको ब्रांच ऑफिस बोलते हैं। कौन कौन एलिजिबल है ऑडिटर बनने के लिए? सेम रूल है साहब, ऑडिटर अपॉइंटेड फॉर द कंपनी, डेट इज द कंपनी ऑडिटर, या कोई भी व्यक्ति जो क्वालिफाइड है। क्वालिफाइड क्या है? अभी आपको बताया कौन क्वालिफाइड है, सीए लोग जो होते हैं वो। अगर ब्रांच ऑफिस आउटसाइड इंडिया है तो मेन ऑडिटर भी बन सकता है, उस जगह का ऑडिटर भी बन सकता है। ब्रांच ऑडिटर की ड्यूटी क्या है? ऑडिट करके अपनी रिपोर्ट किसको देगा? ऑडिटर को। याद रखना, हो सकता है एमसीक्यू में पूछ ले शॉर्ट में, ब्रांच ऑडिटर क्योंकि खुद जिम्मेदार है वो अपने ऑडिट शेयर होल्डर को देगा। नहीं नहीं नहीं, वो अपने ऑडिट किसको देगा? मेन ऑडिटर को देगा। मेन ऑडिटर उसको कंबाइन करेगा। अच्छा, करना नहीं करना वो मेन ऑडिटर का चॉइस है, और वो अपनी रिपोर्ट मेन ऑडिटर को देगा। ब्रांच ऑडिटर अपनी रिपोर्ट मेन ऑडिटर को देगा। फिर ड्यूटीज क्या है ब्रांच ऑडिटर की? देख भाई, ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ कंपनी ऑडिटर टू द ऑडिट ऑफ ब्रांच एंड ब्रांच ऑडिटर। क्या बोलता है साहब? सेम टू सेम जो सबसेक्शन 1 से लेके 4 में जो मेन ऑडिटर की ड्यूटी है वही सेम टू सेम ब्रांच ऑडिटर की। वही मैंने बोला साहब, सेम ही रूल अप्लाई होगा। रिपोर्ट ऑफ फ्रॉड बाय ऑडिटर शैल आल्सो एक्सटेंड टू ब्रांच ऑडिटर। फ्रॉड की रिपोर्टिंग जो मैं आपको बताऊंगा 143(12) के अंदर, जो मेन ऑडिटर को लागू होती है वो ब्रांच ऑडिटर को भी लागू होती है, वो कॉस्ट ऑडिटर को भी लागू होती है, और वो कंपनी सेक्रेटरी को भी लागू होती है। कोई नहीं बचेगा। फ्रॉड है तो सालों बताना पड़ेगा। पैसे लेके अगर गड़बड़ी की ना बेटा तो डिग्री कैंसिल करा देंगे। और फिर ऐसे 600 यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर क्या कहता है? यूजिंग द वर्क, वही ब्रांच ऑडिटर, अनदर ऑडिटर के अंदर ब्रांच ऑडिटर आ गया। ये कहता है, थोड़ा येलो कर दिया है मैंने कि इतना कुछ काम का नहीं है वो वाला पहला वाला हिस्सा। ऐसे 600 कहता है यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। अनदर ऑडिटर में ब्रांच ऑडिटर आया, ठीक है। तो अब इट मेक्स इट क्लियर दैट इन सर्टन सिचुएशंस द स्टैट्यूट गवर्निंग द एंटिटी मे कन्फर अ राइट ऑन द प्रिंसिपल ऑडिटर टू विजिट अ कंपोनेंट एंड एग्जामिन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। ब्रांच ऑडिटर ब्रांच में जाके बुक्स को और कंपोनेंट को चेक कर सकता है। कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ? कंपोनेंट का मतलब हो सकता है ब्रांच भी हो सकता है, सब्सिडियरी भी हो सकता है, जॉइंट वेंचर भी हो सकता है। तो कंपोनेंट की चेकिंग करेगा। कौन चेक करेगा? ब्रांच ऑडिटर चेक करेगा जाकर। प्रिंसिपल ऑडिटर नॉर्मली तो क्या करता है? रिलाई करता है अपन द वर्क ऑफ सच ऑडिटर। क्यों? क्योंकि मेरे बाप का क्या जाता है, अगर गलती निकली तो उसका मुंडी काट देते ना, अपन लफड़े में नहीं है तो जनरली हम लोग रिलाई कर लेते हैं अनलेस एंड अनटिल कुछ प्राइमा फेसी गलत लग रहा हो। तो व्हेन यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, मेन ऑडिटर को क्या करना चाहिए? उस ब्रांच ऑडिटर को एडवाइस करो, भाई तू ढंग से काम करना, इस तरीके से काम करना, इसको ध्यान से चेक करना। तो हम लोग उसको एडवाइस कर सकते हैं कैसे कैसे क्या क्या करना है। एडवाइस कर सकते हैं ऑडिटर को सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ऑडिटिंग रिपोर्टिंग के हिसाब से। देख भाई, अभी ये नया अकाउंटिंग का रूल है, इस तरीके से रिपोर्ट करना तू मेरे को, फिर मैं आगे ऐसे रिपोर्ट करूंगा। तो प्रिंसिपल ऑडिटर माइट डिस्कस विद द अदर ऑडिटर प्रोसीजर्स, कैसे काम करना है, क्या समरी बनाना है। हम ब्रांच ऑडिटर से पूरा तालमेल मिला के काम कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल ऑडिटर, बोले तो मेन ऑडिटर के पास अधिकार है। प्रिंसिपल ऑडिटर एनटीई बताएगा। एनटीई का फुल फॉर्म होता है नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट। कितना चेक करना है, क्या चेक करना है, तो तालमेल मिला के हम लोग आपस में काम कर लेंगे। ये कहानी आती है सबसेक्शन 8 की। तो देख भाई क्या बोलता है ये सबसेक्शन 8। 143(3) बोला असर्शंस, फिर 4 बोला रीजंस दो, 5, 6, 7 गवर्नमेंट कंपनी का है, सप्लीमेंट्री ऑडिट देख ले, दोबारा ऑडिट। फिर 8 क्या बोला? ब्रांच ऑडिट। हम ब्रांच की भी ऑडिट करेंगे। सेम रूल अप्लाई होगा जो मेन ऑडिटर को अप्लाई होता है, सेम ड्यूटीज अप्लाई होगी। गलती निकली ब्रांच के काम में, भले मेन ऑडिटर ने यूज किया, पर गलती अगर ब्रांच के काम में निकली है तो ब्रांच ऑडिटर को जिम्मेदार माना जाएगा। 143(8) तक यहाँ पे होता है।